देवर अनारकली में लड़कियों को मेहंदी लगाता था। मेरी शादी हुई तो मैं भी लड़कियों के साथ मेहंदी लगवाने चली गई। सब बारी बारी मेहंदी लगवाकर चली गई। मेरी आई मेरी बारी आई पर कहने लगा, भाभी अंदर वाले केबिन में आ जाए। देवर समझकर मैं भी चली गई, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब देवर ने मेरा हाथ पकड़कर मेहंदी लगाने के बजाय मेरे साथ। शायद मैं वो पहली लड़की हूँ जिसने अपनी मेहंदी की रात शादी करने से इनकार कर दिया। इसकी वजह बहुत ख़ास थी जो मैं किसी को बता नहीं सकती थी। ये नहीं था कि मैं किसी और से मोहब्बत करती थी, बल्कि जिससे मेरी शादी होने जा रही थी उससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी। हम दोनों की मोहब्बत की शादी थी। मैं बहुत खुश थी, झूम रही थी, लेकिन कभी कभी हमारी खुशियों को ऐसी नज़र लग जाती है कि हम बस देखते ही रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। पूरे ख़ानदान में ऐसा दामाद नहीं आया था जो अब आने वाला था। सारे रिश्तेदार मेरे होने वाले शौहर के बारे में सुनकर और जानकर हैरान रह गए थे। और जब मंगनी पर सबने मेरे होने वाले शौहर को देखा तो सब औरतें हाथ मलने लगी। खानदान की लड़कियां मुझसे हसद करने लगी। कुछ को मेरी किस्मत पर रश्क था कि ऐसा लड़का मिला जो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता। उसकी शख्सियत में एक अजीब सा सहर था जिसने मुझ समेत सबको जकड़ लिया था। मेरा होने वाला शौहर वजी होने के साथ साथ अमीर भी था। ये नहीं था कि वो अरबपति था, हाँ अलबत्ता ख़ानदान के सभी लड़कों से ज़्यादा सेटल्ड था। उसे बात करने का, पहनने का, ओढ़ने बैठने का तरीक़ा था। बस उसकी इन्हीं बातों ने मुझे उसका दीवाना बना दिया था। और उसकी तरफ पहल करने वाली भी मैं ही थी। वो आम मर्दों से हटकर था जो लड़की को देखते ही दिल फेंक देते हैं। उसने तो कभी मुझे नज़र भर कर देखना तक गवारा नहीं किया था। ये मेरी ही नज़रें थी जो उससे हटती नहीं थी, जो उसका पीछा करती थी। मैं दिन रात उसके ख्वाब देखती कि किसी तरह ये शख्स मुझे मिल जाए। और फिर वो घड़ी भी आ गई। आखिरकार उस संगदिल को मेरी मोहब्बत पर यकीन आ ही गया और उसे यकीन दिलाने के लिए मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी थी। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि मेरे कॉलेज में पढ़ता था। लड़कियां उसकी शख्सियत की असीर थीं और मैं तो अपना दिल ही हार बैठी थी। मैंने अपने जज्बात को काबू करने की बहुत कोशिश की, पर उसे देखते ही मेरा दिल मेरे इख्तियार से बाहर हो जाता। वो सामने होता तो ऐसा लगता जैसे वक्त थम गया है, जैसे दुनिया में उसके सिवा कोई ना हो। मुझे यूं अपनी जानिब वारिफ्तगी से देखते कितनी बार उसने मुझे डांटा और कहा कि लेक्चर पर तवज्जो दिया करो, अगर नहीं देना तो क्लास से चली जाए। कई एक बार तो उसने मुझे बेइज्जत करके क्लास से भी बाहर निकाल दिया था। ये सुनना मेरे लिए मरने के मुतरादिफ होता था, पर उसका मुझे मुखातिब करना ही मेरे लिए बहुत मायने रखता था। मुझ पर उसकी किसी बात का असर नहीं होता था। मेरा ध्यान तो सिर्फ उसकी जानिब होता था। वो क्या पढ़ाता था कुछ समझ नहीं आता था। जब से वो कॉलेज में आया था मेरा ध्यान पढ़ाई से हट गया था। मैं मिडिल क्लास फैमिली से थी। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। मैं यही मकसद लेकर आई थी। मैं अपने इस मकसद में 1 साल तक लगी रही, लेकिन अब सब बदल गया था। मेरा दिल मेरी सुनने से इनकारी था। मैं अक्सर अपनी हरकतों पर शर्मिंदा होती और अकेले बैठकर रोती कि ये मैं क्या कर रही हूँ। पूरा कॉलेज मेरे बारे में बातें कर रहा था। लड़कियां मुझे अजीब अजीब निगाहों से देखती थी। बाकी लोगों की नज़रें भी मेरा मजाक उड़ाने वाली थी। ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, पर मैं ये सब उस संगदिल को कैसे बताती कि उसकी मोहब्बत में लोगों की नज़रों में गिर रही हूँ। मैंने एक बार उनका फ़ोन नंबर मांगा जो कि मुझे नहीं मिला, बल्कि उल्टा उसने प्रोफेसर होने के नाते मेरी बेइज्जती कर दी और कहने लगा, तुम जैसी लड़कियां होती हैं जिनकी वजह से शरीफ लोग अपनी बेटियों को कॉलेज भेजने से डरते हैं। मैंने इतनी तौहीन आमेज अल्फाज आज तक नहीं सुने थे। मेरा दिल कट कर रह गया। आंखों से आंसू पट पट बहने लगे और मैं रोती हुई कॉलेज से भाग गई। घर आई तो कमरे में बंद रोती रही, खुद पर अफसोस करती रही कि मैं किस रास्ते पर चल पड़ी हूँ। वो प्रोफेसर था, मुझसे उम्र में 10 साल बड़ा था और मुझे ऐसे ही मर्द पसंद थे जो मैच्योर और संजीदा हों। मुझे अपने ख़ानदान में आज तक कोई लड़का पसंद नहीं आया था। कज़न्स मुझे घमंडी और मगरूर समझते थे, पर ये मेरा सारा गुरूर, सारा घमंड उस शख्स ने तोड़ कर रख दिया था। शाम तक मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अगले दिन मैं कॉलेज ना जा पाई। तीसरा दिन बड़ी मुश्किल से गई। मुझे यूँ लगता था जिस्म से जान निकल गई हो। मैंने तय कर लिया था कि अब उस शख्स की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। और उस दिन पहली बार क्लास में मेरी नज़रें झुकी रहीं। मैंने सर उठाकर नहीं देखा। यूं भी तबीयत खराब थी, बस मुश्किल से बैठी रही। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। ये बदलाव सबने महसूस किया था और शायद उस शख्स ने भी, जिसकी वजह से मेरी ये हालत थी। मेरी तबीयत संभलने के बजाय खराब होती जा रही थी। तीसरे दिन उसने क्लास में तवज्जो न पाकर मुझे क्लास से निकल जाने को कहा। मुझे समझ नहीं आता था कि बाकी किसी लड़की को वो कुछ नहीं कहता था,
जबकि मुझे बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। मैं बिना कुछ कहे और बिना उसकी तरफ देखे उठी और अपनी किताबें सीने से लगाकर क्लास से बाहर जाने लगी, पर दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही मुझे जोरदार चक्कर आया और मैं बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। मुझे ड्रिप लगी हुई थी। मेरी कुछ क्लास फेलोज मेरे सामने थी। सब मेरी वजह से परेशान थे। सुनने में आया था कि प्रिंसिपल ने उस संगदिल प्रोफेसर को खूब डांटा था क्योंकि उसने मुझे क्लास से निकाला था, पर शायद उसे नहीं पता था कि मैं बीमार हूँ। कुछ देर तक मेरे घर वाले भी आकर उस दिन मैं अपनी बेबसी पर अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोई। मैं अपनी मोहब्बत पर रो रही थी जिसने मुझे रुस्वा करके रख दिया था। 2 दिन मैं अस्पताल में रही क्योंकि मेरे अंदर कमजोरी ज्यादा हो गई थी। जाने कितने दिनों से मैंने ठीक से नहीं खाया था। मैं घर वापस आई तो अम्मी ने पूछने की बहुत कोशिश की, पर मैंने कुछ नहीं बताया। अब मैं उस शख्स को अपने दिल से निकाल देना चाहती थी। मैंने अम्मी से कह दिया था कि मैं अब मजीद नहीं पढ़ना चाहती, कॉलेज नहीं जाना चाहती। मेरी हालत देखते हुए अम्मी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन मैं सारा दिन कमरे में बंद दवाई के जेर असर सोती रही। शाम के किसी वक्त उठी और मुंह हाथ धोकर बाहर आई तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा क्योंकि वो दुश्मन जहाँ मेरे घर में मौजूद था अपनी तमाम तर वजाहत के साथ वो अम्मी के सामने बैठा कुछ कह रहा था। मुझे देखते ही खामोश हो गया। अम्मी ने मुझे बुलाया और पास बैठने को कहा। वो मेरी अयादत को ही आया था। अब जाने ये कौन सा इम्तिहान था कि मैं अब उससे दूर जाना चाहती थी तो वो मेरे घर आ गया था। मैं नजरें झुकाए बैठी रही। उसने मेरी तबीयत का पूछा तो मैंने सर हिला दिया कि मैं ठीक हूँ, हालांकि मैं ठीक नहीं थी। मुझसे ज्यादा देर बैठना मुश्किल था। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। जाने वो कब गया मुझे कुछ नहीं मालूम, पर रात को अम्मी ने अब्बा के सामने जब कहा आज हमारी बेटी का रिश्ता आया था तो मैं हैरान हुई। और उसके बाद अम्मी ने जो खबर सुनाई उसे सुनकर मेरी जान जैसे कहीं अटक कर रह गई। वो शख्स मुझसे शादी करना चाहता था और आज अम्मी से रिश्ते की बात कर गया था। खुशी से मेरा वजूद कांपने लगा। सबकी तरह अम्मी को भी वो बहुत पसंद आया था और फिर 3 दिन के अंदर अंदर मेरा रिश्ता पक्का हो गया। अम्मी अब्बू दोनों मेरे होने वाले शौहर के फैन हो चुके थे। उसके माँ बाप नहीं थे, एक छोटा भाई था, जबकि अपने बड़े से घर में वो अकेला रहता था। अब्बू अम्मी से कह रहे थे कि हमारी बेटी ने कैसी किस्मत पाई है, देखना ये बहुत खुश रहेगी। और मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मोहब्बत का मिल जाना कैसा होता है ये कोई मुझसे पूछता। मेरी सारी बीमारी जैसे रफू चक्कर हो गई थी। मेरे चेहरे की रौनक और शादाबी वापस लौट आई थी। मैं हवाओं में उड़ रही थी। 1 महीने बाद मेरा निकाह था जो सादगी से होना तय पाया था। मेरा पूरा खानदान मेरे होने वाले शौहर की तारीफ कर रहा था। 1 महीना शादी की तैयारियों में कैसे गुजरा कुछ पता नहीं चला। मेरी अपने होने वाले शौहर से बात कम ही होती थी। मैं उसे ज्यादा तंग नहीं करती थी। यूं भी कुछ दिनों बाद वो हमेशा के लिए मेरा होने वाला था। मैं बहुत खुश थी। खानदान से फूफा जी ने मेरे होने वाले शौहर के बारे में चुपके चुपके तहकीक की तो पता चला कि उसका एक छोटा भाई था जो अनारकली में मेहंदी लगाता था। ये सुनकर हम सबको बहुत हैरत हुई कि बड़ा भाई कितना अजीम प्रोफेसर था जबकि छोटा औरतों को मेहंदी लगाता था। ये सुनकर कुछ रिश्तेदारों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता था। मेहंदी वाले दिन मेरी सारी कजन्स तैयार होकर अनारकली चली गईं ताकि मेरे देवर से मेहंदी लगवा सकें। मैं तो दुल्हन बनने वाली थी। मेहंदी के मुझे ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मैं भी चली गई। जब मैंने देवर को देखा तो मुझे बहुत हैरत हुई। उसका हुलिया अजीब व गरीब सा था। जगह जगह से फैशन के मुताबिक फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। वो अजीब लग रहा था। घुटनों से उसकी जीन्स भी फटी हुई थी और घुटना मुकम्मल नजर आ रहा था, जो कि शायद जानबूझकर उसने सुराख को खुला कर रखा था। उसने एक कान में बाली पहन रखी थी। मुझे देखते ही बोला कि भाभी कैसी हैं आप। मैंने नजरें झुकाकर सलाम किया और फिर हमने बताया कि हम सब मेहंदी लगवाने आई हैं। फिर वो एक एक करके सबको मेहंदी लगाने लगा। उसको मेहंदी लगाते देख मुझे अंदाजा हो गया था कि वो अपने काम में खासी महारत रखता है। जब सारी लड़कियों को मेहंदी लग गई तो वो कहने लगा हम साथ आगे से और शॉपिंग करने जा रही हैं, तब तक तुम मेहंदी लगवाओ। मैंने भी अपना हाथ आगे कर दिया। जब मेहंदी लगाने लगा तो थोड़ी देर तो वो मेरा हाथ पकड़कर देखता रहा। मुझे दिल ही दिल में गुस्सा भी आ रहा था कि कैसा शख्स है अपनी होने वाली भाभी का हाथ ऐसे पकड़कर देख रहा है। फिर वो मुझे कहने लगा मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, अंदर आ जाए। वो मुझे दुकान के पीछे वाले काउंटर पर ले गया और जाकर मुझे स्टूल पर बिठा दिया और मेरा हाथ पकड़कर अपने सामने किया। मेरा दिल धक धक कर रहा था कि मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी कि कहीं ये मेरी शिकायत ही न कर दे। वो मेरे हाथों की लकीरों को बड़ा गौर से देख रहा था और फिर कहने लगा कि मैं हाथ देख सकता हूँ और जो बताता हूँ वो सच होता है, इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि शादी मत करें। ये सुनते ही मेरा दिमाग घूमा और मैंने झटके से अपना हाथ खींच लिया। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने गुस्से से पूछा।
یہ شادی مت کرے ورنہ ساری زندگی آپ پچھتائیں گی۔ آپ کے ہاتھوں کی لکیروں میں لکھا ہے کہ آپ اپنی محبت کا خون اپنے ہاتھوں سے کریں گی۔ میں نے اسے دھکا دیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اسے غصے سے کہا کہ مجھے ایسا مذاق پسند نہیں۔ میں اسے چھوڑ کر واپس آ گئی اور مہندی بھی نہیں لگوائی۔ اگلے دن میرا نکاح تھا۔ میں دیور کی بات کوئی اکثر بھول گئی، اور ویسے بھی میں نے یہ سب دیور کی نیت کا فطور سمجھ کر بھلا دینا ہی بہتر سمجھا تھا۔ دلہن بن کر میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور میرا شوہر تو کسی ریاست کا شہزادہ تھا۔ میں جتنی بار اسے دیکھتی میری محبت میں اضافہ ہوتا تھا۔ بہت ساری دعاؤں میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ بارات میں میرا دیور نہیں آیا تھا۔ مجھے لگا شاید دونوں بھائیوں میں تعلقات زیادہ اچھے نہیں ہوں گے۔ خیر مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے میرے عروسی کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کافی رات ہو گئی تھی۔ میں اب شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ آدھی رات سے زیادہ گزر گئی لیکن شوہر نہیں آیا۔ بیٹھے بیٹھے جانے کب آنکھ لگ گئی کچھ پتہ نہیں چلا، اور جب آنکھ کھلی تو ایک عجیب سے چہرے والی عورت کو اپنے سامنے بیٹھے پایا۔ اس عورت کے چہرے پر داڑھی تھی۔ زور سے میری چیخ نکل گئی۔ تھوڑا حواس ٹھکانے آئے تو میں نے غور کیا تو مجھے اپنی روح نکلتی محسوس ہوئی، کیونکہ جو عورت سامنے بیٹھی تھی وہ اور کوئی نہیں میرا شوہر تھا، جو خواجہ سرا تھا، اور اس وقت لہنگا اور زیورات پہنے میک اپ کیے میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں صدمے سے بے ہوش ہونے والی تھی جب اس نے کہا کہ اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ یہ میرا اصل روپ ہے، اسی لیے میں تمہیں خود سے دور رکھ رہا تھا، پر پھر مجھے یقین ہو گیا کہ تم مجھے ہر حال میں قبول کر لو گی، اسی لیے میں تمہیں اپنی ریاست میں لے آیا۔ یہاں ہم دونوں رہیں گے بالکل سہیلیوں کی طرح۔ وہ جیسے بول رہا تھا میرا دل کیا چیخیں ماروں۔ میرا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ سینے سے باہر نکلنے کو تیار تھا۔ خوف سے میری حالت بری ہو گئی تھی۔ میری زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اتنا بڑا دھوکہ، وہ بھی محبت میں! یا اللہ! میرا دل کانپنے لگا تھا۔ سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے کہا تم تھک گئی ہوگی، جلدی سے کپڑے بدل لو اور سو جاؤ۔ وہ ایک ادا سے کہتا ہوا اٹھا اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جیسے میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ میں نے تو اپنا چہرہ نوچ ڈالا۔ میں دروازے کی طرف بھاگی پر وہ دروازہ باہر سے لاک کر گیا تھا۔ میرے پاس چابی بھی نہیں تھی، یعنی میں یہاں قید ہو چکی تھی۔ اس دن پوری رات میں نے اپنی محبت پر ماتم کرتی رہی۔ اس شخص نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور اب میں نہ آگے بڑھ سکتی تھی نہ پیچھے جا سکتی تھی۔ گھر والوں کو بھی کچھ نہیں بتا سکتی تھی ورنہ میرا ہی تماشا بنتا۔ ساری رات میں اپنے ارمانوں کے لٹنے پر سوگ مناتی رہی۔ میں نے ہاتھ بیڈ پر مار مار کر چوڑیاں توڑ دی۔ میرے ہاتھ لہو لہان ہو گئے پر میرا دل زیادہ زخمی تھا۔ جانے کب میں فرش پر لیٹے لیٹے سو گئی۔ سب شوہر کی آواز سے آنکھ کھلی۔ میری آنکھوں کے پپوٹے سوج چکے تھے۔ تم ابھی تک سوئی ہوئی ہو؟ جلدی اٹھو، شاباش، تمہارے گھر والے آتے ہی ہوں گے۔ وہ صبح صبح 3 پیس میں ملبوس خوشبوؤں میں نہایا سیدھا دل میں اتر رہا تھا، پر اب مجھے اس چہرے سے نفرت تھی اور میں اس شخص سے شکایت بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر یہی میری زندگی بن گئی، سب کے سامنے ہنسنا، مسکرانا، جیسے ہم دونوں بہت محبت کرنے والے اور دو جسم ایک جان ہوں۔ پر حقیقت کچھ اور تھی۔ مجھے اس شخص سے نفرت تھی، اس لیے نہیں کہ وہ خواجہ سرا تھا، بلکہ اس لیے کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، میری محبت کا مذاق اڑایا تھا۔ اب پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہوا کہ اس میں انسانیت نام کی تو کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ بہت ظالم تھا۔ اس کا تعلق اسمگلنگ اور برے کاموں سے تھا۔ اکثر گھر میں خوبصورت لڑکیوں کو لایا جاتا اور عجیب و غریب آدمیوں کو بھی۔ اکثر مجھے لڑکیوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ مجھے نیچے آنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں یہاں ڈپریشن کا شکار ہونے لگی اور پھر ایک دن رات کے وقت میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے پیاس لگی تھی۔ کمرے میں پانی بھی نہیں تھا۔ میں نیچے کچن میں پانی لینے گئی تو گیسٹ روم میں مجھے لڑکی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ اندر سے کھلا ہوا تھا۔ جب میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو شوہر کو شیطانی روپ میں دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ربڑ کا ایک چھتر تھا جسے تھانے میں ملزموں سے اپنی بات بنوانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ زمین پر ایک لڑکی رینگ رہی تھی۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ نشانات لگے تھے۔ میرا شوہر اسے کہہ رہا تھا تم میرا چہرہ دنیا کے سامنے لاؤ گی، تم مجھے بے نقاب کرو گی۔ وہ کیسی حیوانی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ لڑکی اپنی جان بچانے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھینچ کر باہر سے لاک لگا دیا۔ مجھے ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ اس لڑکی کو نقصان نہ پہنچا دے، مگر میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں تیزی سے اپنے کمرے میں بھاگی اور موبائل سے 15 پر کال ملا دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد پولیس کی نفری ہمارے گھر کے باہر پہنچ چکی تھی۔ پولیس نے پہلے تو دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ اندر سے لاک کر دیا گیا تھا۔ پولیس نے دروازہ توڑ دیا۔ سامنے دیکھا تو شوہر اس لڑکی کی گردن پر اپنی دونوں ٹانگوں میں دبا کر بیٹھا تھا اور پولیس کو دھمکی دی کہ اگر آگے بڑھے تو لڑکی جان سے جائے گی۔
मजबूरन पुलिस को फायर करना पड़ा, जो कि शौहर की टांगों को निशाना लेकर किया गया था। मगर शौहर ने भागने की कोशिश की और गोली सीधा उसके पेट में जा लगी। लड़की की तो जान तो बच गई, मगर शौहर वहीं पर मौके पर ही दम तोड़ गया। शौहर के मरने की खबर सुनकर देवर भी आ गया। 3 सालों में वो काफी बदल गया था और उसे देखते ही मुझे याद आ गया कि उसने जो कहा था वो आज सच हो गया है। देवर ने मेरे शौहर के सारे सबूत पुलिस को दिए और बताया कि उसका भाई न सिर्फ एक ख्वाजा सरा था, बल्कि वो औरतों पर जुल्म भी करता था। शायद वो अपनी महरूमी का बदला इस तरीके से औरतों से लेना चाहता था। काफी साल पहले उसका इलाज भी करवाया गया था, मगर वो पढ़ाई में खासा ज़हीन था और अपने इल्म और जहानत की बुनियाद पर वो डॉक्टरों को आसानी से चकमा भी दे देता था। ना तो वो एक ख्वाजा सरा था और ना ही वो एक मुकम्मल मर्द था। मुझे ये सब सुनकर एक शौक लगा था। मैं वापस अपने माँ बाप के घर आ गई। कुछ अरसे बाद देवर एक रोज़ मुझसे मिलने आ गया। देवर अब बहुत बड़ा फैशन डिज़ाइनर था। मेरे पास आकर कहने लगा, मैंने हर पल दुआ की थी कि आप महफूज रहें। मैंने चाय और शामी कबाब बनाकर आगे रख दिया और फिर वो चला गया। देवर की नज़रों में मैंने अपने लिए पसंदीदगी देख ली थी। मुझे उस घर में रहना था, हमेशा के लिए। मैं नहीं जानती मैं कब किसी मर्द पर भरोसा कर पाऊंगी, पर देवर ने कहा था कि वो मेरा इंतज़ार करेगा और शायद किसी दिन ये इंतज़ार ख़त्म हो जाए। शायद अल्लाह ने मुझे भेजा ही इसलिए हो कि मैं एक जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचा सकूं। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है।